नमस्कार साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी आज का जो अपना लेसन रहेगा वो रहेगा जिनेंद्र कुमार जी का एक बहुत ही शानदार लेसन है बाजार दर्शन। जो आपका जो वास्तविक जीवन है उस जीवन में भी आपके काम आने वाला ये लेसन है, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने देख लेते हैं जिनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना अपडेटेड जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ये अपना अध्याय है वो 12 नहीं रहा, अब ये 11 नंबर अध्याय हो गया है अपना। तो इसके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है, जिनेंद्र कुमार जी का जो जन्म है वो 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं की बात करें तो परख, ऐनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये तो है इनके उपन्यास। कौन से देखिए, परख, ऐनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके हो गए उपन्यास। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये हो गए इनके कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह कौन से हैं? वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह है। इनको जो प्रमुख पुरस्कार है वो पुरस्कार कौन से मिले उनके बारे में चर्चा करें तो इनको प्रमुख पुरस्कार मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक तो है साहित्य अकादमी, दूसरा पुरस्कार है भारत भारती सम्मान और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका जो निधन है वो 1990 में हुआ था। अब देखो बिल्कुल स्पीडली इसको देख लेते हैं कि इनका जो जीवन परिचय है वो क्या है। देखो, जन्म हुआ इनका 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में और इनका निधन हुआ 1990 में। पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार ये मिला है। परख, ऐनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये उपन्यास है इनके। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की कन्या राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध है। अब डायरेक्ट अपने चलते हैं इनके अध्याय में। देखो इस अध्याय में क्या बताया गया। जिनेंद्र कुमार का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिक और साहित्यिक सुलभ ललित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले एक डेढ़ दशक पहले ही शुरू हो गई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जिनेंद्र का लेख आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। मतलब इसमें क्या बताया गया है? बाजारवाद और उपभोक्तावाद के बारे में बताया गया कि मनुष्य किस प्रकार से बाजार में जाता है और किस प्रकार से वह बाजार के जाल में आ जाता है। मतलब जो वहां पे दिखावटीपन किया होता है बाजार में, अपने क्या है मूल रूप से अपनी जो भी आवश्यक वस्तु लेने के लिए जाते हैं, परंतु उस बाजारवाद में फंस करके या फिर जो उपभोक्तावाद है या फिर बाजार की जो सजावट है उस सजावट में फंस करके अपने क्या है अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद के लेके आते हैं और बाद में उन वस्तुओं का अपने जीवन में किसी भी प्रकार का महत्व नहीं होता और घर में क्या है वो किसी भी काम में नहीं आती। अब देखो, वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। मतलब बाजार की एक ताकत होती है, जादुई ताकत होती है, उसमें क्या दिखावा होता है, दिखावटीपन होता है, जिसके चक्कर में अपने आकर के क्या है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीद करके लाते हैं, क्योंकि हम हमारी जो परचेजिंग पावर है वो दिखाने के चक्कर में उन अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं जो हमारे जीवन में किसी भी काम नहीं आती। अब देखो कैसे हमें गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जिनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं किस्सा गो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। अंत में इसके बारे में बात करेंगे भी किस प्रकार उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। देखो, बाजार दर्शन, एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए थे तो कोई मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या है? बोले यह जो साथ थी। मतलब उनकी जो पत्नी थी उस पत्नी को दोषी ठहरा दिया। जब वो क्या है बाजार गए तो छोटी सी चीज खरीदने के लिए थे, परंतु जब वो आए तो आते समय क्या उनके साथ में क्या है बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी वस्तुएं थी। तब क्या है जिनेंद्र कुमार उनके दोस्त से पूछ लेते हैं कि यह क्या है, तब वो बताते हैं कि यह जो साथी, मतलब जो पत्नी है उस पत्नी को दोषी ठहराया जाता है। किसके लिए? कि जो बाजार से जितनी भी वस्तुएं खरीद करके लाते हैं यह सब पत्नी की महिमा है।
उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणिक है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जुड़े तो क्या मैं जुड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा से विशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब पत्नी को तो दोषी ठहराया जाता है। अगर आपके पास में पैसे बहुत सारे हो और पत्नी साथ में हो, तब तो आप क्या पत्नी को दोषी ठहरा सकते हो। परंतु आप बाजार जा रहे हो, आपके पास साथ में आपकी पत्नी है और पैसे नहीं है, तो क्या आप अपनी पत्नी को दोषी ठहरा सकते हो कि यह जो थी? पत्नी तो समझ लेती है कि मुझे क्या है ना, उसे वस्तु नहीं खरीदनी। परंतु जब आपके पास मनी पावर है, अर्थात पैसा है, तो पैसा अगर आपके पास है तो आप उसकी परचेजिंग पावर आप क्या है दिखाओगे, और पैसा है उसको फिजूल उड़ाओगे और बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके लाओगे। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या है, खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब किताब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। मतलब लेखक यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपके पास पैसा है और आपके पास माल न हो, मकान न हो, आसपास में ऐशो आराम आपके पास नहीं हो, तो क्या है, वो पैसा बिल्कुल भी दिखाई देने वाला नहीं है। मतलब उस पैसे की परचेजिंग पावर आप दिखाने के लिए, आप इसीलिए दिखाते हो क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि इसके पास क्या है, पैसा है। इसीलिए आप अनावश्यक वस्तुओं को बाजार से जाकर के अपनी परचेजिंग पावर है वो दिखाते हो। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं। ये नहीं है कि सभी लोग अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान भी होते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता भी दिखाते हैं। अब देखो, बुद्धि और संयम पूर्ण वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फुला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आई, मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी पैसा भी बचा हो, वो जब उनसे पूछते हैं कि आप कितना सामान खरीद करके ले, तब वो क्या है, अपना जो पर्स होता है वो क्या है खोल करके दिखा देते हैं कि देखो सारा मैंने खत्म कर दिया, अब मेरे पास रेल की टिकट लेने के भी पैसे नहीं रहे। मतलब उन्होंने क्या है, फिजूल खर्ची बहुत कर दी है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में है। मतलब उनको लगता है, किसको, लेखक को लगता है कि है जितना भी पैसा है वो क्या है, अपनी जो सामान जो भी आवश्यक वस्तु थी वह देख करके नहीं आया, परंतु जो उनके जो पर्स था उस पर्स की पावर के हिसाब से, अर्थात परचेजिंग पावर के हिसाब से आया है। मतलब अगर और पैसा होता तो वो और सामान भी खरीदते। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। मतलब जो बाजार है उस बाजार का भी इसमें मतलब है। बाजार की अगर सजावट नहीं होती तो वो भी इतना सामान लेकर के नहीं आते। मैंने कहा यह इतना कुछ नहा के ले, मतलब बिना आवश्यकता के भी आप वस्तुएं बहुत ले। मित्र बोले कुछ नहीं पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा जाल सजाकर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया कि बाजार है, उस बाजार में क्या है, इतनी सजावट कर रखी है कि व्यक्ति अगर जाएगा तो वो खुद ब खुद क्या है, वो वस्तुएं खरीदने के लिए आतुर हो जाएगा, उसको वो चीजें खरीदनी ही पड़ेगी। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन उनसे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। लेकिन कहता है कि बाजार क्या है, बाजार तो ये कहता है, क्योंकि बाजार को सजा करके रखना उनका खुद का, बाजार वालों का धर्म है, वो सजा करके रखते हैं, क्योंकि लोग क्या है उसको देखेंगे तभी तो वहां पे आकर के कुछ ना कुछ खरीदेंगे। मतलब जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। लेकिन हम है वो क्या है, अपनी जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उन अनावश्यक वस्तुओं को वहां पे खरीद करके लेके आते हैं, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर। हमें क्या है, डायरेक्ट हमारे मन में होना चाहिए कि जिस बाजार में जा रहे हैं हमें क्या वस्तु लेनी है, उसी वस्तु को खरीदने के लिए केवल उसी स्थान पर जाना चाहिए। चौक बाजार में देखो, चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है, यहाँ कितना अतुलित है, ओह कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना में विकल्प ना छोड़े। विकल्प क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है,
इससे पहले अपने बात करते हैं कि जब जो वहां पे जब बाजार में जाते हैं, वहां का जो चौक है उससे हम कामना करते हैं कि वह मुझे क्या है आवश्यक वस्तुएं वहां से मैं खरीद करके लाऊं। परंतु लोग क्या है, पागल है, वो क्या है, जब अनावश्यक वस्तुएं तो पहले खरीद लेते हैं, परंतु जब खरीदने के बाद उन वस्तुओं को वहां पे क्या है, जब उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती तब उनमें क्या है, असंतोष पैदा हो जाता है, तृष्णा हो जाती है और ईर्ष्या हो जाती है। किससे होती है? जो लोग क्या है ज्यादा सामान खरीद लेते हैं तो उनमें तो क्या है, असंतोष होता है, नहीं खरीद पाते उनमें क्या है, तृष्णा होती है, मतलब लालसा रहती है कि मैं भी खरीद पाऊं, और ईर्ष्या रहती है, जो ज्यादा खरीदते हैं उनके प्रति ईर्ष्या भी रहती है कि मैं भी इसके जितना खरीद पाऊं। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ, मतलब उन्होंने केवल बाजार को देखा था, खरीद के कुछ नहीं लाए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों? बाजार को ही देखा था। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूं तो क्या, कभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब। लेखक क्या है? लेखक अपना अन्य जो मित्र है उस मित्र से पूछता है कि आप बाजार गए थे, बाजार से कुछ लेकर के नहीं है। तब उसका दोस्त है वो कहता है कि मैं बाजार गया था, परंतु मुझे सभी वस्तुएं इस प्रकार से लग रही थी कि मुझे ये भी ले लेनी चाहिए, ये भी ले लेनी चाहिए, इसलिए मैं क्या है बाजार की कोई भी वस्तु है वो खरीद नहीं पाया। मैंने क्या है कोई भी वस्तु नहीं खरीदी। पर मित्र की बात भी ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहे तुम्हें घेर लेगी और सब तब परिणाम त्रास ही होगा। मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम्हें क्या लेना है, तब क्या होगा कि तुम्हारा त्रास यानी कि तुम्हारी हानि ही होगी, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। बाजार में एक जादू है और वो जादू किस रास्ते से काम करता है? अपने जो नेत्र है नेत्रों के रास्ते काम करता है। अपने जिन वस्तुओं को देखेंगे बाजार का जादू हमारे ऊपर चलेगा। अब देखो, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। देखो, इन्होंने क्या है, बाजार एक जादू है। वो जादू कैसे कार्य करता है? वो जादू कार्य करता है, आपका यदि मन है वो खाली है, मतलब आप बाजार में गए और आपको क्या है, आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी वस्तु लेनी है, तो आप क्या है बहुत सारी वस्तुएं खरीद करके लेकर के आ जाओगे। यदि आपका मन खाली है और आपकी जेब भरी हुई है तो वो जेब तो आप खाली कर दोगे और मन को आप भर लोगे, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके ले आओगे। यदि आपका मन खाली है और जेब भी खाली है तो भी आप पर यह बाजार का जादू आंख के रास्ते असर करेगा, क्योंकि आपको उधार भी मिल सकता है। यदि आपके पास आपका जो मन है वो भरा हुआ हो और जेब भी भरी हुई हो चाहे खाली हो, तब वो जो बाजार का जो जादू है वो आप पर असर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका मन अब क्या है, भरा हुआ है, तो आपको अनावश्यक वस्तुएं लेने की आवश्यकता नहीं है। मालूम होता है कि यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देगी बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इसे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण ही वह कम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। चाहे जेब आपकी भरी हो या खाली हो, परंतु मन भरा हुआ जरूरी है। मन खाली हो तो बाजार न जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार से अत्यधिक गर्मी में लू में अपने जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं ना कि कुछ खा करके जाओ, खाली पेट जाओगे तो लू का असर हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, मन है वो भरा होना चाहिए। अगर बाजार रूपी जो लू है उसे बचना है तो मन आपका भरा हुआ होना चाहिए। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, सच्चा लाभ दोगे। यदि तुम्हारा मन भरा है, जो भी लक्ष्य आपका है, जिस लक्ष्य पे आप जो भी वस्तु खरीदने जा रहे हो, तब क्या है आप बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हो। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह है, लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। अर्थात यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, कवि बता रहा है कि आप बाजार जाओ तो आपका मन क्या है, भरा हुआ होना चाहिए। आपके मन में मन बंद नहीं होना चाहिए।
अनावश्यक वस्तुएं आपको नहीं खरीदनी है, परंतु आवश्यक वस्तुएं जरूर खरीदनी है। आपका मन अगर शून्य हो गया, मतलब आपका बंद हो गया मन, तो वो क्या है, बिल्कुल भी कार्य का नहीं है, क्योंकि शून्य करने का अधिकार केवल परमात्मा को है। शून्य तभी होगा जब क्या आप परमात्मा के पास चले जाओगे। शेष अब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। यह तो लोभ ही है, लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। मतलब आप क्या अपने मन को बंद नहीं कर सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि आप क्या है लोभ नहीं करना चाहते, लोभ नहीं करते, आप अपनी आंखें फोड़ लो और फिर आप लोभ का इलाज करो तो वो बिल्कुल निर्थक है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह एक अर्थ है। यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृष भले ही हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे ही वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्ध होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा में अभिन्न हम महाशून्य भी न होते। अपूर्ण है, इसी से हम है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। मतलब सच्चा मन वही होगा जो क्या है, हम क्या है अपने मन पे दबाव दे करके अगर रोकते हैं तो वह सच्चा मन नहीं है। हमारा मन क्या है, खुद मानना चाहिए कि मुझे यह सब कुछ अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदनी, जो आवश्यकता है उन्हीं आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदना है। हट वाला योग यहाँ पे बताया, हट वाला योग होता है कि आप अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का दमन करके जो भी योग करोगे वो हठ योग है। अर्थात आप कुछ भी खाना पीना सब कुछ छोड़ दोगे। इस प्रकार भी आपको क्या है, जो बाजार है उस बाजार से बचना नहीं है। आपको अपनी जो आवश्यकता की वस्तु है उन वस्तुओं को तो क्या है ध्यान में रखना ही है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् न मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कूल नहीं है। अपने मन को क्या है, मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए। अगर मनमानेपन की छूट होगी तो वह क्या है, दोबारा वही परिस्थिति अपने साथ होगी जो ऊपर अपने हमने पढ़ी है कि हमारी जो अनावश्यक वस्तुएं के प्रति जो ध्यान है, हमारा वो ध्यान अनावश्यक वस्तुओं के प्रति जाएगा। मनमानापन नहीं होना चाहिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से अधिक या ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। मतलब चूरन वाले भगत जी के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक यहाँ पे एक भगत जी का उल्लेख करता है जो क्या चूरन बेचते हैं। वो बताते हैं कि वो 6 आने या फिर सिर्फ 6 आने की वो चूरन बेचते हैं।
इससे ज़्यादा इन्होंने न तो अपना रेट बढ़ाया और न उससे कम किया। जितनी चूरन लेके आते हैं उतनी वो उनका जो लक्ष्य होता है निश्चित उस लक्ष्य तक वो क्या है चूरन बेचते हैं। अगर वो उनका सरनेम इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि यदि वो उस चूरन को बाजार में थोक के भाव या फैने दुकानों पे देते या उसमें मिलावट करते तो उनका वो क्या है मालो माल हो जाते, परंतु उनका फिक्स टारगेट रहता है, फिक्स लक्ष्य रहता है कि मुझे इतनी चूरन बेचनी है, तो वो उतनी बेची, जितनी उनको कमाई करनी है उतनी कमाई हुई, उसके बाद में वो बच्चों में मुफ्त चूरन दे करके वहां से चले जाते हैं। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। मतलब चूर्ण बनाने की जो विद्या है वो हमें पता नहीं, भगत जी को पता है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। मतलब भगत जी जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, पैसा उनके सामने भीख मांगता है, वो पैसे के लिए भीख नहीं मांगते, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर शैलज ही हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। पैसे की व्यंग्य शक्ति वो क्या है? दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास से धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौन थी? एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम इससे वंचित हो। मतलब यह पैसे की जो दारुण शक्ति है उसका पता किसे लगता है कि यदि किसी बाजार से आप गुजर रहे हो, किसी पगडंडी से या किसी रास्ते से, कच्चे रास्ते से आप गुजर रहे हो और वहां से क्या है एक मोटर गाड़ी निकल गई, तब आपको आप पे क्या है, आपको लगेगा कि उस गाड़ी ने मेरे ऊपर क्या है व्यंग्य किया है, और इस प्रकार से व्यंग्य किया है कि ये होती है मोटर गाड़ी। आपके पास ऐसी मोटर गाड़ी नहीं है, उस प्रकार का व्यंग्य हो जाता है। चलो देखो यहां तक अपना हो गया। अब मैं बात करता हूं, इसको दोबारा पढ़ते हैं। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजों को कौन थी? एक कठिन व्यंग्य की ली की पार आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूं कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ जन्म लेने को था, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने संगों के प्रति कृतघ्न कर देती है। मतलब अपने जो प्रिय है, जितने भी प्रिय है, उन प्रियों के प्रति भी मुझे क्या है नफरत होने लगती है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि कोई भी अगर हमारे अंदर भी व्यंग्य है, हमारे अंदर भी ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या किससे पैदा होती है? हमारे साथ वाले हैं उनको जब देखते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है और हम क्या है कम पैसे वाले हैं, तो हमारे अंदर भी क्या है इस प्रकार की वस्तु देखने के पश्चात हमारे अंदर भी क्या है ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन क्या लोक वैभव की है व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले किंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो पानी पानी, मतलब उस पर इन सभी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। किस पर? भगत जी पर। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय नहीं रह सकता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं। अर्थात जो ऊपर जो शब्द बताए इनके बारे में कभी भी कह रहा है कि इन शब्दों में अंतर करने की मेरे अंदर योग्यता नहीं है। मतलब इनमें कितना भी अंतर हो, इनमें आत्मिक में, धार्मिक में, नैतिक में, इन बातों पर जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। मतलब पूरा पूरा दिन लग सकता है इन शब्दों पर बोलने में। तब कभी कह रहा है मेरे अंदर योग्यता नहीं कि इनमें अंतर मैं देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है
बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल का सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि स्वयं की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। मतलब स्वयं का जो वैभव है, अपना जो वैभव है, अर्थात अपने पास पैसा इकट्ठा करने की जो शक्ति है, उसके बारे में अगर बात करें तो व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होगी। ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति क्या है, निर्बल है। अगर इस प्रकार की उसमें चाह है, ये सब वस्तु क्या है, स्वयं ही आती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर चेतना पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन की ओर चेतना की विजय है। एक बार तुरंत वाले, आगे देखो इसमें बहुत शानदार बात बताई। एक बार तुरंत वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए, मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस पर समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। मतलब लेखक को लगता है कि जो भगत जी है वो इस बाजार को केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए आते हैं जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है, उन वस्तुओं को वो लेते हैं। क्या भगत जी ने कहीं आंखें तो नहीं बंद कर रखी? जब एक बार वो भगत जी से मिलते हैं, कौन, लेखक जिनेंद्र कुमार, तब इनको लगता है कि जो भगत जी है उनकी क्या आंखें तो खुली है, फिर भी वो क्या है, इस प्रकार से इन सभी बातों को क्या इग्नोर किस प्रकार कर लेते हैं। आगे देखो, राह में बहुत लोग थे, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, अब भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। मतलब देखते सभी वस्तुओं का, लेते हैं वही ये वस्तु है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जैसे उस समुचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मतलब खाली स्थान उनके भीतर कोई भी प्रकार का नहीं है। उन्हें वही वस्तु लेनी है जिस वस्तु के लिए वो वहां पर आए हैं। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सतह उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस उन्हें क्या है, केवल आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी और वो उन्होंने क्या है वहाँ से खरीदी और वहाँ से चल पड़ते हैं। अनावश्यक वस्तुओं के प्रति उनका ध्यान जाता जरूर है, परंतु उनका लक्ष्य है वो क्या है, फिक्स है। उन्हें जो वस्तु लेनी है केवल वो ही लेनी है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहती है। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ पे चांदनी से तात्पर्य जो बाजार की जो चमक है वो चमक क्या है, वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। भगत जी को ताकती रहती है वो चमक, और भगत जी को जो आवश्यक वस्तु लेनी है वो लेकर के वहां से चले जाते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति किसे बताया, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को दे देते हैं। व्यंग्य की शक्ति मतलब आने के पश्चात ये कहते हैं कि मैं तो लेने के लिए कुछ और गया था, लेकर के कुछ और गया। मतलब उनकी परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर अर्थात उनके पर्स में जितने पैसे हैं उस पैसे के हिसाब से वो खाली मन होने की वजह से खरीदारी करते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भावना की घटी। मतलब कपट बढ़ने का अर्थ है कि परस्पर सद्भावना घट गई। इसी सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक
की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। यह बाजारूपन बढ़ाया जाता है। इस बाजारूपन में क्या है, इस प्रकार अपनी मित्रता और अपने परिवार को भी नहीं देखा जाता। उन्हीं का क्या है, वहां पर क्या है, गला काट प्रतियोगिता होती है। गला काट प्रतियोगिता अर्थात दो भाइयों ने अगर दुकान कर ली तो एक भाई ने अगर रेट कम किया तो दूसरा भाई भी रेट कम करेगा। उन्हें इस प्रकार की कोई विचार नहीं होती कि बाजार का बाजारूपन ही हम इससे क्या है बढ़ा रहे हैं, इसका हमें भी लॉस यानी कि नुकसान हो रहा है। दूसरे का अपना लाभ दिखता है और वह बाजार का, एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है। एक की हानि हो जाती है, वह अपना लाभ देखते हैं कि इसकी हानि होगी तो मेरा तो लाभ हो रहा है। दूसरे का अपना लाभ दिखता है और वह यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानव के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है तो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मानवीय शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। कैसा अर्थशास्त्र, जो क्या है लोगों को ठगने का जो शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र था। जो पैसा लोगों को ठग करके पैसा कमाने का जो शास्त्र है उसे लेखक ने क्या कहा है, अनीति शास्त्र बताया है। लेखक ने इस अध्याय में क्या बात बताई है, जिनेंद्र कुमार ने बताया है इस निबंध में कि जो संपूर्ण संसार है, इस संसार में क्या है, हम क्या है अपने लिए जो आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं वो आवश्यक वस्तुएं तो क्या है हम खरीदते नहीं, और जो अनावश्यक वस्तुएं हैं वो खरीद करके लेकर के आते हैं। इस अध्याय में लेखक ने मूल रूप से क्या बताया है, मूल रूप से इसमें बताया है कि जितने भी लोग हैं वो क्या है इस अनीति शास्त्र में पड़ जाते हैं, और जो अपना जो मतलब मुख्य अगर बात करें तो मुख्य बात इसमें बताई है उपभोक्तावाद और जो बाजारवाद है उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से उपभोक्तावाद और बाजारवाद बढ़ता जा रहा है। जो ग्राहक है अर्थात जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं वो भी इस उपभोक्तावाद और बाजारवाद में फंस जाते हैं, और अपनी जो परचेजिंग पावर है अर्थात पैसा, उनके पास जितना पैसा है वस्तुएं खरीदने की जितनी भी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वो क्या है आवश्यक वस्तुएं तो नहीं खरीद पाते, परंतु अनावश्यक वस्तुएं वो वहां से खरीद करके लेके आते हैं, जिससे लोगों में क्या है ईर्ष्या की भावना बढ़ जाती है। ये अपना यहाँ पे अध्याय पूर्ण होता है। आज का अपना टॉपिक 11वां अध्याय कक्षा 12 का संपूर्ण हुआ। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और एक अंतिम रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।